तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारी एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज को। पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स में एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस किए थे। आज के इस पार्ट में 16 to 30 क्वेश्चंस करेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि इन एवरी पार्ट there will be 10 parts of fill in the blanks, जिसमें you will be revising the usage of words, phrasal verbs, grammatical usage, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। और इन 10 पार्ट्स के अंदर हम 150 क्वेश्चंस इन टोटल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 में 25 ऑफ सितंबर को शिफ्ट 1 में 2024 में। तो क्वेश्चन इज Raj is very interested in studying human psychology, so he decided to pursue his master's degree in psychology ही होना चाहिए। तो अगर उसको ह्यूमन साइकोलॉजी समझने में बड़ा इंटरेस्ट है तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी की ही स्टडी करेगा, राइट। तो उसका आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सी। अगर दोस्तों हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ पास्ट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट। जो भी हमें पास्ट के हिस्टोरिकल ग्राउंड में से जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, पर्टिकुलरली उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास्ट के कुछ इवेंट्स या हैपनिंग्स की स्टडी करना। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी की, तो जीने के लिए सबके कुछ सेट ऑफ बिलीफ्स बने होते हैं, किस चीज को लेके? दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो जो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ है उसके ऊपर जो लोगों के प्रिंसिपल्स या बिलीफ्स बने हैं उनकी स्टडी करने को कहते हैं फिलॉसफी। अगर बात करते हैं हम एनाटॉमी की, तो जो भी स्ट्रक्चर है, किस चीज का स्ट्रक्चर? जब बात करते हैं हम साइंटिफिक स्टडी किसकी? स्ट्रक्चर की, ह्यूमन या फिर एनिमल बॉडी की। तो ह्यूमन या एनिमल बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है उसकी साइंटिफिक स्टडी को दोस्तों हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, चलिए जी अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अक्षय डैश हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड रिसीव्ड हाई स्कोर। तो अक्षय स्टडीज, आप स्टडीज लगाते हैं, अक्षय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर आप बात प्रेजेंट में करते हैं तो आंसर स्टडीज आना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या लिखा था? एंड रिसीव्ड। तो अगर आप एंड के बाद अगले सेंटेंस को देखते हैं तो साफ आइडिया आता है कि ये तो पास्ट का एक टेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया। दैट मींस ये सारी बात पास्ट की है। अगर बात पास्ट की हो तो प्रेजेंट का टेंस नहीं आ सकता, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता, ना ही वॉज स्टडीड, क्योंकि ये तो पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का। हमें तो एक्टिव वॉइस चाहिए, कारण कि हमारा जो सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, वो तो एक्टिव है ना, तो इसके साथ तो मैं एक्टिव वॉइस ही लगाना चाहिए, पैसिव वॉइस शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है। हाँ, अगर मैं कहूं अ सब्जेक्ट वॉज स्टडीड बाय अक्षय, तो ठीक हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को अक्षय के द्वारा स्टडी किया गया, लेकिन यहां तुम्हारा पर्सन है, डूअर ऑफ एक्शन अक्षय, तो अक्षय ने स्टडी किया सिंपली, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, अक्षय स्टडीड। ओके, ये क्वेश्चन आपसे 26 सितंबर को पूछा गया शिफ्ट 2 के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर। आसान क्वेश्चन था, टेंसेस का क्वेश्चन था, टेंसेस का आपको ख्याल रखना है। ठीक है। अगर यहां पे मान लीजिए लिखा होता है रिसीव्स एंड रिसीव्स अ हाई स्कोर, दैट मींस बात प्रेजेंट की है, तो फिर आप क्या कहते हैं? अक्षय स्टडीज हार्ड एंड रिसीव्स। ठीक है, कि हार्ड वर्क करता है और उसको मिलते हैं हाई स्कोर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब ये एक ईडियम है, जस्ट बाइट द डैश एंड टेल हिम द ट्रूथ। तो बाइट द बुलेट इज द ईडियम, ये आपको याद रखना है। ईडियम के क्वेश्चंस भी आपसे फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू डू सम वर्क दैट सीम्स डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, क्योंकि आप उसको करने में हेजिटेंट फील करते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसको करने में हम हेजिटेंट या फियरफुल फील करते हैं, क्योंकि वो काम आइदर डिफिकल्ट होता है या फिर अनप्लेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे काम को करने को कहते हैं बाइट द बुलेट। ठीक है, तो बाइट द बुलेट इज द राइट फ्रेज, इसलिए आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, बाइट द गन नहीं होगा, बाइट द डस्ट नहीं होगा, बाइट द शॉट भी नहीं होगा, तो बाइट द बुलेट इज द राइट फ्रेज, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आना था। ओके, इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं था, इसमें आपको ब्लैंक स्पेस फिल करना था फ्रेज के बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टीम डैश द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड। तो टीम ने डैश कर लिया था चैंपियनशिप को किससे पहले? बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड, इससे पहले कि उनका स्टार प्लेयर इंजर्ड हुआ।
दोस्तों ये टेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पे यूजेज आता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखिए जब तो आपको अपने किसी भी एक पास्ट एक्शन की बात करनी होती है तो पास्ट एक्शन की बात हम किस टेंस को यूज करके करते हैं, पास्ट एक्शन की बात होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से डिस्कस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस विच मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन दोस्तों जब आप बात करते हैं पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन की, जब भी दो पास्ट के एक्शंस गिवन है और आप स्पेशली एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कौन सा एक्शन वाज ऑलरेडी डन बिफोर द नेक्स्ट एक्शन स्टार्टेड, जब इस तरह पास्ट को दो एक्शंस मेंशन्ड होते हैं एंड वी पर्टिकुलरली एम्फेसाइज कि कौन सा ऐसा एक्शन है जो दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले फिनिश हो गया था, ऐसा आपको देखो बिफोर वर्ड से साफ पता लग रहा है यहाँ पे। तो जो पास्ट का भी पास्ट एक्शन होता है वहां पे पास्ट के परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है विच मींस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये करेक्ट यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। सो टीम वॉज वन तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि टीम यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके साथ जो एक्टिव सब्जेक्ट है, टीम ने जीता, तो साथ में वॉइस कैसा आना चाहिए, एक एक्टिव वॉइस ही आना चाहिए। अब ये तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। हैड वन, हैज वन तो वैसे ही प्रेजेंट का हो गया, जबकि बात हो रही है बिफोर द स्टार प्लेट प्लेयर गॉट इंजर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट का पास्ट एक्शन दोस्तों किससे डिस्कस होगा, पास्ट परफेक्ट से, द टीम हैड वन, ऑप्शन ए द टीम विन। ये तो प्रेजेंट होगा और वैसे भी टीम सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट के अंदर भी विन की जगह पे विंस होना चाहिए, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी हैड वन, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेंस के रूल को आपको हमेशा याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी। तो कोई किसी की तारीफ करते हुए कहता है कि वो पीकॉक के जैसी दिखती है अपनी ब्लू साड़ी के अंदर, ब्लू सेटिन साड़ी के अंदर। तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल एज, शी इज सो ब्यूटीफुल एज, शी इज एज ब्यूटीफुल एज, शी इज ब्यूटीफुल लाइक, ठीक है। तो दोस्तों कंजंक्शंस में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास दो पेयर होते हैं, एक एज और एज का पेयर होता है और एक सो और एज का पेयर होता है, जिसके बीच में हम एडजेक्टिव्स प्लेस करते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, या तो सिमिलैरिटी शो करना दो पर्सन्स के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या फिर उनका कंपैरिजन करना। फर्क ये होता है कि जो सो और एज का पेयर होता है ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड एज और एज का पेयर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है। अब देखो यहां लिखा है वेरी ब्यूटीफुल एज, या तो एज और एज का पेयर पूरा लगा हुआ, ठीक है, या आपको शी इज वेरी ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक, ठीक है, या तो ऐसा हो शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक, बट वेरी ब्यूटीफुल एज, वेरी और एज का तो पेयर नहीं होता। सो और एज का पेयर मैंने आपको अभी बताया कि वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि शी इज नॉट सो वाइस एज हर फादर, कि वो उतनी वाइस नहीं है जितने उसके फादर है। तो सो वाइस मैंने तभी यूज किया जब सेंटेंस नेगेटिव था, इसमें नॉट था, इसलिए सो और एज वाला ऑप्शन निकल गया। ब्यूटीफुल लाइक, शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक इन द ब्लू, तो ये यहां पे सिमिलैरिटी शो कर रहा है, क्योंकि अगर तो मैं कहता हूं शी इज लाइक अ पीकॉक तो इसका मतलब होगा वो पीकॉक के जैसी है, बट आप बीच में अगर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल भी यूज करते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग। या तो हम कहेंगे शी इज लाइक अ पीकॉक, ठीक है, या शी लुक्स ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक, आप उसमें शी लुक्स ब्यूटीफुल कह सकते हैं। अदरवाइज आपको पेयर एज और एज का यहां मिल रहा है, तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी, वो उतनी ही सुंदर है जितना कि एक पीकॉक होता है जब वो ब्लू साड़ी पहनती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। हमेशा ध्यान रखिए एज और एज का पेयर कैन बी यूज्ड इन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये सिमिलैरिटी शो करने के लिए भी होता है प्लस कंपैरिजन करने के लिए भी, बट सो और एज का पेयर सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, शी रिमाइंड्स मी, शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, प्रेजेंट का टेंस है, हमेशा मुझे वो याद दिलाती है दैट आई डैश टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, कि मुझे और केयरफुल होने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो यहाँ तो हैड लिखा है जबकि सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है, शी रिमाइंड्स लिखा है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। आई मस्ट, ये ऑब्लिगेशन हो गई, आई मस्ट बी अ लिटिल मोर केयरफुल, हैज आई के साथ आ नहीं सकता, तो आई हैव टू बी, कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि मुझे और थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ऐसी चीज के लिए मुझे वो रिमाइंड करती है, रिमाइंड मतलब याद दिलाती है। मस्ट आप दोस्तों कब यूज करते हैं, या तो आप बात करते हैं अपनी किसी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, या फिर हम बात करते हैं
जब किसी ने हमें कोई भी ऑर्डर पास किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो ऑर्डर पास किया जा रहा, ना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है केयरफुल होना, मेरी मजबूरी है कि मुझे और केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यूज क्या करेंगे, हैव को। आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, ठीक है। और अ लिटिल का मतलब होता है, वैसे तो अ लिटिल का मतलब सम होता है, बट केयरफुल के आगे इसका मतलब समवट निकलेगा, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले समवट एडवर्ब यूज की जा सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द पुलिस वर, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, पुलिस के साथ हमेशा वह प्लूरल आती है, कहीं इस पे भी क्वेश्चन आए तो आप गलत कर बैठे, ठीक है। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कन्विक्ट। अब पुलिस ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है कि क्यों वो हाई अलर्ट पे थी, डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल, तो उस कन्विक्ट को लेके जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था। अब वो कैसा कन्विक्ट था, वो रन आफ्टर कन्विक्ट, वॉक अवे, अलॉप्ट या फिर रन अवे, ठीक है। तो जो दौड़ गया था, ठीक है। अब देखिए अगर आप रन आफ्टर कहते हैं, देखो पहली बात तो ये कि आप सोचेंगे सर रन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगा रहे हैं आप, कि यहाँ पे देखो आर्टिकल द गिवन है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद लिखा हुआ है कन्विक्ट। एक चीज तो श्योर है कि मुझे यहाँ पे क्या फिल करना है, एडजेक्टिव फिल करना है जो इस कन्विक्ट की डिस्क्रिप्शन देगा। अब या तो एडजेक्टिव हो सकता है कोई भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या फिर वो एडजेक्टिव पार्टिसिपल की फॉर्म में हो सकता है। और पार्टिसिपल की फॉर्म में एडजेक्टिव क्या होते हैं, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं। अब जब आप रन की बात करते हैं तो रन, रैन और रन, रन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मींस ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर सकती है, बट रन आफ्टर कन्विक्ट तो नहीं होगा, ये तो फिर मतलब किसी के पीछे ही दौड़ रहा है, ठीक है। तो गलत हो गया। वॉक अवे, वॉक तो वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वैसे भी एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकती। एडजेक्टिव का काम तो पार्टिसिपल्स में या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर सकती है या फिर थर्ड फॉर्म, जैसे कि अगर आप कहते हैं ब्रेक की आईएनजी फॉर्म, जैसे आप कहते हैं इट वाज ब्रेकिंग न्यूज, तो न्यूज इज व्हाट, नाउन, तो ब्रेक से ब्रेकिंग क्या बना उसके लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब उसके लिए एडजेक्टिव। वही अगर आप ब्रेक की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ब्रोकन, तो ब्रोकन के बाद मैं लिखता हूं चेयर, चेयर इज अ नाउन, वो चेयर कैसी है, टूटी हुई है, ब्रोकन है, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म बन सकती है पास्ट पार्टिसिपल उस केस के अंदर, राइट। तो अब इलॉप्ट की बात करें तो इलॉप्ट का मतलब है जो दौड़ा हुआ होता है, लेकिन वो शादी के लिए जो, ठीक है। अलॉप्ट का मतलब है हु हैज रन अवे स्पेशली फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग मैरिड। अब यहां बात किसकी हो रही है, जिसने मारा था बहुत सारे लोगों को, ठीक है, इसलिए वो दौड़ रहा है। तो आप क्या लगाएंगे, ए बी या सी की जगह पे रन अवे ऑफ दी, रन अवे कन्विक्ट, मतलब जो दौड़ा हुआ कन्विक्ट था, कौन सा कन्विक्ट, जिसने मारा था बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली पुलिस इसलिए हाई अलर्ट पे थी, रन अवे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, एज कैटल आर टू हर्ट, क्योंकि अगर बात करते हैं आप कैटल की, कैटल होते हैं बहुत सारे एनिमल्स, राइट। तो एनिमल्स का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, हर्ड होता है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन। तो ये पूछ रहा है कि बर्ड्स का फिर क्या होगा, तो मतलब बर्ड्स का आपके क्या पूछा गया, बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन पूछा गया आपसे, राइट। तो बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंपल है, दैट इज फ्लॉक। अब वैसे तो बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन फ्लाइट भी होता है, लेकिन यहाँ फ्लाइट ऑप्शन में नहीं था, एक ही ऑप्शन आएगी जब भी आएगी। डिफरेंस ये होता है कि अगर तो बर्ड सारे रेस्टिंग मोड में हैं तो वो फ्लोक ऑफ बर्ड है, अगर सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं तो उसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड वर्ड यहाँ पे गिवन है लिटर, ठीक है। अब वैसे तो लिटर वर्ड का आप कहेंगे कि इसमें बिल्कुल भी इसने ऑप्शन दे ही क्यों दिया, ऐसा नहीं है, इसमें भी इसके दो मतलब होते हैं। लिटर का देखो एक तो मतलब होता है किसी भी तरह की गंदगी, मतलब रबिश, जो भी गंद हम कोई भी पर्सन डालता है सड़क के ऊपर, लिटर करता है उसको, मतलब वो गंदगी, मतलब रबिश। लेकिन लिटर का एक और मतलब होता है, ठीक है, द यंग एनिमल्स दैट आर बोर्न ऑफ अ मदर एट द सेम टाइम। तो दोस्तों ये भी एक कलेक्टिव नाउन होता है लिटर, जिसका मतलब होता है जो बछड़े होते हैं जैसे गाय के, राइट। तो किसी भी एनिमल के, जो फीमेल एनिमल होती है उसके जो एक टाइम पे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन सारे बच्चों को भी क्या कहा जाता है, लिटर कहा जाता है, उसको वो कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है, ठीक है। अगर आप पैक की बात करते हैं तो पैक किसके लिए कलेक्टिव नाउन का काम करता है, पैक वुल्फ्स का होता है, वुल्फ्स के लिए हम पैक वर्ड यूज करते हैं, या फिर लायर्स का भी पैक होता है, पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है। तो पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ लायर्स या पैक ऑफ वुल्फ्स, इन वर्ड्स के लिए कलेक्टिव नाउन पैक यूज किया जाता है। अब दोस्तों स्ट्रीक क्या होते हैं, स्ट्रीक एक तो वैसे तिनका होता है, बट ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करें तो स्ट्रीक क्या है, जैसे कि लोग आजकल स्नैपचैट पे भी स्ट्रीक चली हुई थी, राइट। तो अ कंटिन्यूअस पीरियड
अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ आइदर गुड और बैड लक इन अ गेम ऑफ स्पोर्ट्स। तो जब बात करते हैं कॉन्टिन्यूसली, मान लो एक स्पोर्ट की कोई भी गेम है, उसके अंदर लगातार एक पर्सन जीतता जा रहा है या फिर लगातार एक पर्सन हार रहा है, तो उसकी वो स्ट्रीक मानी जाएगी, उसका कॉन्टिन्यूस पीरियड को स्ट्रीक कहा जाएगा। ठीक है, आइदर गुड लक का कॉन्टिन्यूस पीरियड या फिर बैड लक का कॉन्टिन्यूस पीरियड, किसके अंदर, एक गेम ऑफ स्पोर्ट के अंदर। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रीक कोई भी टाइनी, कोई भी तिनका भी होता है, जो पतली सी चीज होती है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कवर हो गया, इसका आंसर हमने देख लिया, फ्लो का आएगा, बाकी वर्ड्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी काम कैसे भी आ सकते हैं, क्या पता इन्हीं ऑप्शंस में से नया क्वेश्चन बना दिया जाए। राइट, अब हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड बाय, तो मतलब इसका सिनोनिम आपसे पूछा गया। राइट, तो हैबिचुअल क्या होता है, जिसकी कोई भी आदत होती है चीजें होने की, जो कॉन्टिन्यूअस स्पेस पे होता है। अब स्टैग्नेंट दोस्तों क्या होता है, स्टैग्नेंट तो मतलब जो स्थिर है, स्थिर है मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, जिसको क्या आप स्टैटिक कह सकते हैं, स्टैग्नेंट है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है उसमें। अब कंटिन्यूअल तो वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में। ठीक है, कंटिन्यूअस जरूर होता है। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, अच्छा कंटिन्यूअल, सॉरी कंटिन्यूअल लिखा है, कंटिन्यूअल एक होता है वर्ड, कॉन्टिन्यूअल लिखा होता है। ठीक है, तो ओ बीच में वर्ड आ जाता है, दैट इज, वो स्पेलिंग उसके गलत होते हैं, बट कंटिन्यूअल इज अ वर्ड, कंटिन्यूअल। इसके अलावा वर्ड क्या है, टेम्परेट, और तीसरा चौथा वर्ड क्या है, होलिस्टिक। तो अगर देखा जाए तो स्टैग्नेंट तो हो नहीं सकता। ठीक है, जो कि स्टैटिक है, जो ठहराव है जिसमें। कॉन्टिन्यूअल मतलब जो चीज कॉन्टिन्यूसली हो रही है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंदर है, तो उसको कॉन्टिन्यूअल हम कह देंगे। तो आप ऑप्शन हो जाएगा इसका बी आंसर। टेम्परेट आंसर नहीं हो सकता, और होलिस्टिक का मतलब तो वैसे भी इंक्लूसिव होता है, जो चीजें सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर दी जाए। ठीक है, तो हैबिचुअल विल बिकम कॉन्टिन्यूअल, मतलब जो चीज कॉन्टिन्यूस होती है, परसिस्टेंट होती है, लगातार होती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कई बार वर्ड पेरेनियल की, तो पेरेनियल क्या होता है, जो चीज लगातार चलती है, नेवर एंडिंग। तो नेवर एंडिंग, जैसे कि पेरेनियल रिवर्स होती हैं, पेरेनियल कॉन्वर्सेशन है, पेरेनियल प्रॉब्लम से मतलब दे आर नेवर एंडिंग, दे विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द मैच शेड्यूल वॉज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डैश रेन। तो मैच का शेड्यूल जो था वो डिस्टर्ब हुआ ड्यू टू डैश रेन, किस रेन की वजह से। एक तो वर्ड है डिटेस्टेबल रेन, दूसरा हो गया इनसेसेंट रेन, तीसरा हो गया वेनरेबल रेन, और फोर्थ हो गया सूदिंग रेन। ठीक है, तो आपको बताना है क्या। अब डिटेस्टेबल तो कौन होता है, ये तो बेसिकली वैसे भी किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं वर्ब डिटेस्ट की, तो डिटेस्ट का मतलब होता है किसी भी पर्सन या किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी या थियरी को हेट करना, बहुत ज्यादा नफरत करना, या फिर हेट करना या क्रिटिसाइज करना कह सकते हो आप इसको। तो क्रिटिसाइज करना या हेट करना। अब डिटेस्ट करने का मतलब ये, जो डिटेस्टेबल है पर्सन, दैट मींस उसको हेट करना बनता है। ठीक है, अ पर्सन हु डिजर्व्स डिजर्व्स टू बी हेटेड और क्रिटिसाइज्ड। तो जो डिटेस्ट होने के लायक है, उसके योग्य है, उसको डिटेस्टेबल कह दिया। ठीक है, जब बात करते हैं वेनरेबल की, इसका एंटोनिम होता है, ठीक है, पर्सन टू बी रिस्पेक्टेड। अब रिस्पेक्ट किसी भी वजह से हो सकती है, या तो पर्सन की एज की वजह से उसकी रिस्पेक्ट हो सकती है, पर्सन की पर्सनैलिटी की वजह से उसकी रिस्पेक्ट हो सकती है, या फिर पर्सन की विजडम की वजह से उसकी रिस्पेक्ट हो सकती है, पर्टिकुलरली रीजन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पर्सन जो रिस्पेक्ट के लायक है उसको कहते हैं वेनरेबल। अब आंसर क्या आएगा दोस्तों, इनसेसेंट, क्योंकि इनसेसेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज लगातार चलती है, जो परसिस्टेंट होती है। तो लगातार आने वाली बारिश की वजह से जो मैच का शेड्यूल था वो डिस्टर्ब हो गया, दैट इज इंसेसेंट। और इंसेसेंटली का बन जाएगा परसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली। तो जो चीज कॉन्टिन्यूस हो, जो लंबे टाइम तक चले, उसको क्या कहते हैं, इंसेसेंट कहते हैं। तो आंसर आ जाएगा ड्यू टू इंसेसेंट रेन। लास्ट में वर्ड है सूदिंग। सूदिंग तो क्या होता है, जो कामिंग होता है, जिससे कि मूड शांत हो जाए या पेन कम हो जाए, उसको सूदिंग इफेक्ट कहते हैं या कामिंग इफेक्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है, या मिटिगेटिंग कह सकते हो आप। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनसेसेंट। इनसेसेंट मींस कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, या कॉन्टिन्यूअल। नाउ नेक्स्ट वन, मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर ऑफ लाइफ स्किल्स फ्रॉम मुस्ताफा। तो उसने उसका चार्ज उससे ले लिया। अब किसी भी चीज का चार्ज लेना या किसी भी चीज का कंट्रोल लेने को क्या कहते हैं, टेक ओवर करना। ठीक है, तो टेक ओवर दोस्तों फ्रेजल वर्ब है। टेक ओवर का मतलब क्या होता है, टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, टू टेक कंट्रोल ओवर या ऑफ
समथिंग। किसी भी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना मतलब उसको टेक ओवर करना। तो सिंपली आंसर आ गया मोहन टुक ओवर द चार्ज। अब देखिए टेक ऑफ लिखा है। अब टेक ऑफ एक और फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको प्लीज आप अच्छे से पढ़ना। टेक ऑफ का या तो मतलब होता है टू रिमूव, सॉरी टू लीव द ग्राउंड। जैसे अगर हम यूज करते हैं प्लेन का टेक ऑफ करना, तो प्लेन का टेक ऑफ करना, प्लेन क्या करेगा, ग्राउंड को छोड़ेगा। और वैसे भी खाली ऑफ का मतलब भी आप पढ़ें तो क्या होता है, सेपरेशन होता है, ठीक है। तो ग्राउंड से सेपरेट होगा प्लेन, तो प्लेन टेक ऑफ करेगा। इसके अलावा भी टेक ऑफ का मतलब होता है, ठीक है, जैसे टेक ऑफ का मतलब किसी चीज को रिमूव भी करना होता है अपनी बॉडी से या कहीं से भी। जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई एम गोइंग टू टेक ऑफ माई स्पेक्टेकल्स, मतलब अपना चश्मा उतारने वाला हूं, ठीक है। टेक ऑफ द क्लोथ्स भी होता है, टेक ऑफ योर शूज एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, अपने जूते उतारो और कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लो, तो उसको भी कहते हैं टेक ऑफ करना, ठीक है। अब टेक आउट का मतलब सिंपली होता है, एक तो सिंपल हो गया कि आई टेक यू आउट फॉर अ मूवी, किसी इवेंट के लिए किसी को लेके जाना। लेकिन फ्रेजल वर्ब में टेक आउट का मतलब रिमूव भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने 2 दांत निकलवा दिए, तो हिज 2 टीथ वर टेकन आउट, तो उसके 2 दांत बाहर निकाले गए। अब टुक थ्रू का मतलब यहां पे फ्रेजल वर्ब आप टेक थ्रू पढ़े, तो बेसिकली टेक थ्रू का मतलब होता है किसी को भी किसी प्रोसेस से फेमिलियर करवाना, ठीक है, या उसको कुछ लर्न करने में हेल्प करना, ठीक है। टू हेल्प समवन लर्न समथिंग, तो किसी की मदद करना कुछ लर्न करने में। सपोज अगर मैं कहता हूं आई विल टेक यू थ्रू द इंटायर करिकुलम ऑफ द बैचेस, तो आई विल टेक यू थ्रू द इंटायर करिकुलम, या आई विल टेक यू थ्रू द इंटायर बुक, या आई विल टेक यू थ्रू द इंटायर शेड्यूल ऑफ द क्लासेस, मतलब मैं तुम्हें सारी चीजों से फेमिलियर करवा दूंगा, तुम्हें सारी चीजें मैं समझने में हेल्प करूंगा, ठीक है, तो उसको टेक थ्रू कहते हैं, ठीक है। तो टेकिंग समवन थ्रू समथिंग मतलब उस पर्सन को उस चीज को समझने में हेल्प करना या उसको फेमिलियर करवाना उस चीज के साथ। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनका मीनिंग आपको याद रखना है और आंसर आपको पता है इसका टुक ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 27। रेडियम इज अ व्हाइट पाउडर दैट डैश टेबल सॉल्ट, तो दैट लुक्स लाइक, दैट लुक लाइक। अब देखिए रेडियम सिंगुलर है तो लुक तो प्लूरल वर्ब हो गई, एस और एस वाली सिंगुलर होती है। और क्योंकि एक जनरल ट्रुथ है तो जनरल ट्रुथ में आपको पता है सिर्फ प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस लगता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 ही वर्ब्स हो सकते हैं, या तो लुक या फिर लुक्स। और बात अगर यहाँ पे रेडियम की हुई है दैट इज सिंगुलर, तो लुक की जगह पे क्या आएगा, लुक्स, तो दैट लुक्स लाइक टेबल सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट के जैसा दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। द डिटेल्स वर डैश फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर विद इन नो टाइम, मतलब डिटेल्स को भेजा गया, ठीक है। डिटेल्स भेजने को क्या कहते हैं हम लोग, एक तो है पास्ट अवे, एक पास्ट इन, एक पास्ट डाउन, एक पास्ट आउट। तो करेक्ट आंसर होगा द डिटेल्स वर पास डाउन। तो पास डाउन द डिटेल्स या पास डाउन द इंफॉर्मेशन को कहते हैं सेंड द इंफॉर्मेशन या सेंड द डिटेल्स, ठीक है। जब भी आप फ्रेजल वर्ब यूज करें पास डाउन, तो पास डाउन यूज होता है टू सेंड किस चीज को, किसी भी डिटेल को, डिटेल्स को आप सेंड करते हैं किसी को, या कोई भी इन्फो आप किसी को सेंड करते हैं, कोई अपडेट्स आप सेंड करते हैं, उसको पास डाउन कहते हैं। जैसे हायर अथॉरिटी से निचले वाली अथॉरिटीज तक पास होती रही वो चीज, सब तक वो बात पहुंचती गई, ठीक है। पास्ट अवे का दोस्तों मतलब क्या होता है, मैं प्रेजेंट में लिख रहा हूं सारे, पास्ट में नहीं लिख रहा क्योंकि उसका पास्ट आप कर ही लेंगे। तो पास अवे का मतलब होता है टू डाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली पास्ट अवे का मतलब क्या हो जाएगा, डाइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये, ठीक है। अब पास्ट आउट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अनकॉन्शियस हो जाना, जिसको आप बेसिक वर्ड्स में कह सकते हो किसी का किसी वजह से फेंट हो जाना, ठीक है। तो किसी का किसी वजह से फेंट होना मतलब उसका अनकॉन्शियस हो जाना। To become unconscious means to pass out, to get faint, sorry to faint। पास इन का मतलब क्या है, सपोज मैं आपको कोई भी कोई भी एक नई पीपीटी बनाई सपोज कीजिए, या मैंने कोई वर्ड फाइल तैयार की क्वेश्चंस की, तो आई विल पास इन द डॉक्यूमेंट्स टू यू, टू बेसिकली यू, क्यों, किस लिए, ताकि आप उसको अच्छे से चेक कर पाए, ठीक है। तो जब किसी चीजों को रीचेकिंग के लिए किसी को भेजा जाता है उसको पास इन कहते हैं, ठीक है। तो पास इन द डॉक्यूमेंट्स अगर मैं कहता हूं आई विल पास द डॉक्यूमेंट्स इन, ठीक है, या आई विल पास इन द डॉक्यूमेंट्स टू यू, मतलब मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा ताकि उनको तुम रीचेक कर सको, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई डैश एंड टेल मी आई एम गोइंग नो वेयर विद माई लाइफ। तो बेसिकली जब बात होती है
किसी को लेस कॉन्फिडेंट फील करवाना, ठीक है। डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, ऑप्शन सी। ये वाला सेल्स विंग्स या बोट नहीं होगा इसका आंसर। ये एक फ्रेज है, टेक द विंड आउट ऑफ वंस सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को लेस कॉन्फिडेंट फील करवाना। तो ये कह रहा है कि मुझे मतलब लेस कॉन्फिडेंट फील मत करवाओ एंड टेल मी आई एम गोइंग नोवेयर विद माय लाइफ, ठीक है। और मुझे ये मत कहो कि मैं कुछ भी लाइफ में नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब आप नोट कर लीजिएगा, टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट। जब उसको अपनी ही बातों पे शक होने लगे या उसको अपने किए काम पे डाउट होने लगे, दैट मीन्स यू आर टेकिंग द विंड आउट ऑफ दैट पर्सन्स सेल्स, ठीक है। तो ये ईडियम आपको लर्न करना होगा एज इट इज, क्योंकि ईडियम्स के मीनिंग्स तो ऐसे होते हैं, कुछ भी होंगे आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि उसमें टेक का अपनी तरफ से मतलब निकालेंगे, सेल्स का जो एक्चुअल मतलब है, जो उसका जेनरिक मीनिंग आप उसको कैरी करेंगे। वट एवर द मीनिंग्स ऑफ द ईडियम्स आर, यू टोटली हैव टू मक देम अप, राइट। Now the last question of the day, question number 30, काफी इजी है। The doctor dashed 2 tablets per day. तो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की 2 टैबलेट्स एक दिन की, ठीक है दोस्तों। तभी हम लोग जब कहते हैं ना डॉक्टर ने फी ली, तो डॉक्टर क्या लेता है, अपने प्रेस्क्रिप्शन चार्जेस लेता है। प्रेस्क्रिप्शन चार्जेस का मतलब क्या होता है, उसके जो एडवाइस की आपको कि आप क्या मेडिसिन स्टोर से जाके लोगे, क्या कितना खाना खाओगे, क्या नहीं पियोगे, क्या नहीं खाओगे, तो आपको एडवाइस करने के चार्जेस आपसे लेते हैं, उसको प्रेस्क्रिप्शन चार्जेस कहते हैं। जनरल फॉर्म में उसको डॉक्टर फी कह देते हैं। डॉक्टर मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करता है। प्रेस्क्राइब का हालांकि मतलब सजेस्ट करना ही होता है, बट जब आप कॉन्टेक्चुअली बात कर रहे हैं डॉक्टर की, तो आप वर्ड एडवाइस्ड की जगह पे प्रेस्क्राइब्ड यूज करेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड भी नहीं होगा और प्रपोज्ड भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 में 19/7/2023 को शिफ्ट 4 के अंदर। तो आसान क्वेश्चन था, डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड 2 टैबलेट्स पर डे। तो आई होप ये 15 क्वेश्चंस पे आपके अच्छे से प्रिपेयर हो गए, सारे के सारे वर्ड्स जो गिवन थे उनके मीनिंग्स पता लग गए आपको। टोटल 30 क्वेश्चंस अब तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, परसों की वीडियो में, अगली वीडियो जो भी आएगी आपके सामने, उसके अंदर हम लोग करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस और, मींस 31 to 45 क्वेश्चंस। टारगेट हमारा 10 सेशंस का है। इन 10 सेशंस को लगा लीजिए। आई गारंटी यू आपके फिल इन द ब्लैंक के अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम 100% स्टूडेंट 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे, और कईयों के तो 4 भी डेफिनेटली करेक्ट होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।